अब बढ़ते हैं आगे और सीधा जरा चलते हैं। हमारे साथी प्रोफेसर रविकांत जी का वीडियो डाउन है, उनसे पहले जरा मध्य प्रदेश चलते हैं, क्योंकि आज राहुल गांधी मध्य प्रदेश में थे और 2 बाइट राहुल गांधी की और 1 बाइट आपने मल्लिकार्जुन खड़गे की सुन ली। डॉक्टर राकेश पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथी वहीं से, और इस यात्रा में लगभग इस यात्रा में रहे हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। लेकिन एक बात इनके पास आने से पहले, और इनके पास ही कमलनाथ जी ने कहा है कि लगभग 12 से 15 सीटें हम जीत रहे हैं इस लोकसभा चुनाव में। कमलनाथ ने यह दावा नहीं किया कि 28-29 सीटें जीत रहे हैं, 25 सीटें जीत रहे हैं, 12-15 सीटें जीत रहे हैं। ऐसी बात उन्होंने क्यों कही है? मोदी जी जब 300, 400, 500 की बात करते हैं तो कमलनाथ ने ऐसी बात क्यों नहीं की? ये एक सवाल है जो आपके सामने रखना चाहता हूं डॉक्टर साहब। और साथ साथ राहुल गांधी जो आज भाषण दे रहे थे और जो दावे के साथ वो वहाँ अपनी बात रख रहे थे, उसमें कितना दम दिखाई देता है। जो हम बात अभी कर रहे हैं कि यहाँ बाजी जो है वो इंडिया के हाथ में दिखाई दे रही है, उसमें कितना दम है? राज्य के दावे पर बात कर लें, कमलनाथ एक वरिष्ठतम राजनेता हैं देश के, इसलिए वे नरेंद्र मोदी की तरह 28 या 29 सीटों का दावा तो नहीं कर सकते थे। लेकिन 12-13 सीटों का दावा भी उन्होंने अगर किया है तो किस तरह की जमीनी हकीकत उनके सामने है, कौन सा उन्होंने सर्वे कराया वे जाने। लेकिन मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव के समय माहौल था उससे कुछ बदलाव दिख रहा है। खासतौर से राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा ग्वालियर चंबल से प्रवेश करके आज विदा हो गई है। थोड़ी देर में शायद राजस्थान पहुंच जाएगी। इस वक्त रतलाम में थे कुछ देर पहले, बांसवाड़ा राजस्थान में प्रवेश करेगी वो। ये आंकड़ा कांग्रेस पार्टी छू पाएगी कि नहीं हम नहीं जानते, लेकिन इस यात्रा में राहुल गांधी ने 2 बारीक चीजें की हैं। एक तो युवाओं की नब्ज पर हाथ रखा है बेरोजगारी को लेकर। दूसरा, आज जैसे उन्होंने आदिवासियों को लेकर और किसानों को लेकर बात कही। मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक संख्या में आदिवासी हैं। 21 से 22% कुल जनसंख्या में से आदिवासी लोग हैं। कांग्रेस आदिवासियों में हमेशा से अच्छी घुसपैठ रखती रही है। पहले भी आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस की जीत होती रही, भले इस बार कुछ कम सफलता मिली है उसे। दूसरा, किसानों को एमएसपी की गारंटी। लेकिन एक चूक इसमें हुई है, मुझे लगता है कि कल जयराम रमेश ने, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने, इन सब लोगों ने इस तरह का माहौल बनाया था, इस तरह के फीलर्स दिए थे कि आज कोई औपचारिक और विधिवत घोषणाएं राहुल गांधी या कांग्रेस नेतृत्व करने वाला है। लेकिन वैसा सुनने को और देखने को नहीं मिला। एक चलताऊ किस्म से एमएसपी की बात हो गई, रोजगार की बात हो गई, जिसको कहना चाहिए एक पार्टी विधिवत घोषणा करती है किसी चीज की, किसी वादे की, वैसा नहीं देखने को मिला दोनों के भाषण में। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से भीड़ उमड़ी है, जिस तरह से लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, उससे मुझे लगता है कि चुनाव जैसे जैसे पास आएगा बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में चुनौती बड़ी होती जाएगी। इसमें कई अभी पहेलियां बाकी हैं, जैसे 5 सीटें हैं, बीजेपी ने उनके टिकट घोषित नहीं किए, उसमें छिंदवाड़ा भी है, वहां क्या होने वाला है, बीजेपी में क्या हो रहा है, इसकी एक बानगी कैलाश विजयवर्गीय ने आज पेश कर दी है। पार्टी ने कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है कि वहां शंकर लालवानी का टिकट कट गया है इंदौर में, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय अपने एक सार्वजनिक समारोह में, कार्यक्रम में मंच से कह रहे हैं कि शंकर लालवानी का टिकट कट गया है क्योंकि यहां से किसी महिला को टिकट दिया जाना है। वे ये भी कह रहे हैं कि अगर महिलाएं एमपी एमएलए बनेंगे पुरुष क्या करेंगे, यानी एक तो महिला विरोधी बयान है एक तरह से। तो बीजेपी में अभी कुछ ना कुछ अंदर खाने चल रहा है। कई सीटें ऐसी हैं जिस पर अभी फैसला होना बाकी है। उसके बाद कांग्रेस की जब तक सूची नहीं आ जाती तब तक कुछ कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। कांग्रेस की बैठक कल है 7 तारीख को, पहली बैठक जो उनकी है, उसमें किन लोगों के नाम फाइनल होकर आते हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। 29 में से 28 सीटों पर पिछली बार हारे थे। एकमात्र सीट छिंदवाड़ा की है जहां पर अभी कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है कि जो पहले नहीं बना हुआ। मैंने पहले भी कहा कि छिंदवाड़ा देश का एक माइक से आवाज नहीं आ रही है डॉक्टर साहब, आवाज अचानक चली गई आपकी। जी, हमारी आ रही आवाज आवाज थोड़ी दूर से, मैं आता हूं तो थोड़ा माइक ठीक करवाता हूं इधर से आपके, और आते हैं आपके पास। जरा जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, फिर सुनील शुक्ला जी आपके पास आता हूं। प्रशांत जी, कैसे देखा जाए, यहां लगातार हम देख रहे हैं, लगातार
इंडिया गठबंधन जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, एक बात यहां जोड़ना चाहूंगा, ये बिल्कुल अभी सही कह रहे थे डॉक्टर राकेश पाठक जी कि हाँ, इस ढंग से बताया गया था कि आज राहुल गांधी कुछ बड़ा यहां ऐलान करने वाले हैं और खासकर युवाओं को लेकर ऐसा माहौल था, लेकिन वो माहौल यहां पे वो बन नहीं पाया, दिखा नहीं। हालांकि घोषणाएं लगातार हो रही हैं और ये न्याय यात्रा में सुनने में ये आया कि चूंकि अब इंडिया गठबंधन है तो जो भी दावे होंगे गठबंधन साथ साथ करेगा। सबके अपने अपने विचार जरूर हैं और सबका अपना घोषणा पत्र तो होगा ही, लेकिन जब आप सरकार में एक साथ रहेंगे आने वाले समय में, अगर जीत के आते हैं तो घोषणाएं भी आप एक साथ करें। शायद इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे डॉक्टर राकेश पाठक जी, और इसीलिए यहां पर उन घोषणाओं को रोक दिया गया है, ऐसा सुनने में आया है। लेकिन डॉक्टर राकेश पाठक जी, एक बार आपसे ट्राई करूंगा फिर से, आवाज शायद हमारी आप तक आ रही है, आपकी आवाज जी प्लीज। बिल्कुल आ रही आवाज जी, आ रही है आपकी आवाज। मैं बिल्कुल, आपकी बात सही है। जो मुझे भी लगा था कि सारे संकेतों और सूचनाओं के बावजूद औपचारिक घोषणा शायद इसीलिए नहीं की गई होगी कि जब आप गठबंधन धर्म में होते हैं तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे यूपीए 1 यूपीए 2 में था, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अभी बना नहीं है इंडिया गठबंधन का। शायद इसलिए कांग्रेस पार्टी के फराला कमान को लगा होगा कि ये घोषणाएं सहयोगी दलों की बिना रजामंदी के करना ठीक नहीं होगा। लेकिन कुल मिलाकर अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश से विदा हो गई है। मध्य प्रदेश में अच्छा समर्थन इसे मिला है, मुरैना से लेकर अभी रतलाम तक। इसे वोटों में बदलने की जिम्मेदारी अब मध्य प्रदेश के कांग्रेस के संगठन की है। जिस तरह की युवा पीढ़ी, युवा जोड़ी, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, हेमंत कटारे, इन लोगों की है, ये लोग जितने उत्साह से काम कर रहे हैं तो ऐसा उम्मीद की जा सकती है कि चुनाव अच्छी तरह से कांग्रेस मध्य प्रदेश में लड़ने जा रही है। और बीजेपी के अभी जो नाम आए हैं पहली सूची में 5 सीटें छोड़कर, वे कोई बहुत उत्साहवर्धन नहीं करते। मुरैना के प्रत्याशी को देख लें, ग्वालियर के प्रत्याशी का नाम देख लें, तो कोई बहुत कद्दावर नाम नहीं दिए। ग्वालियर वाले तो विधानसभा चुनाव हारे हुए हैं अभी। मुरैना वाले प्रत्याशी बीजेपी के 2 विधानसभा चुनाव हार चुके थे, शिवमंगल तोमर, उन्हें लोकसभा में दिया गया। तो चुनौती बीजेपी के सामने भी मध्य प्रदेश में कोई बहुत आसान नहीं है, उसकी राह भी थोड़ी कठिन है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, बीजेपी के सामने राह कितनी कठिन है और कैसे धीरे धीरे ये राह जो है और भी कठिन हम देख रहे हैं, वो आने वाले समय में इसकी चर्चा हम और करेंगे। लेकिन आज जो चर्चा कर रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं उसी राह की बात, उसी रास्ते की बात हम कर रहे हैं। और प्रशांत टंडन जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं कि कैसे देखा जाए, कैसे आप देखते हैं कि ये बाजी आने वाले समय के चुनाव की, लोकसभा चुनाव 2019 की बाजी अब धीरे धीरे इंडिया गठबंधन के हाथ में आती हुई दिखाई दे रही है। राजीव जी, 2 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं भारत की राजनीति में इस वक्त, जिसपे इंडिया गठबंधन को ध्यान देना है। एक है कि भारत का लोकतंत्र कैसा रहेगा आगे आने वाले समय में। तो जो लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमजोरियां हुई हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, इलेक्शन कमीशन हो, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, पुलिस का सिस्टम हो, तो ये सारे रिफॉर्म्स इंडिया गठबंधन की तरफ से आने चाहिए कि भारत का लोकतंत्र कैसा हो, मीडिया कैसा हो। एक तो ये बात। दूसरी बात है कि भविष्य का भारत कैसा हो। तो भविष्य का भारत युवा बनाएंगे, और युवाओं के लिए अगर आपने कोई प्रोग्राम नहीं दिया तो फिर इस चुनाव में क्या होगा कि नफरत, राम मंदिर, इन सब पे चुनाव हो जाएगा, और भारत की स्थिति जो है कुल मिला के वैसी रहेगी कि जो अभी तक की रही है। यानी पिछले 10 सालों में जो भारत पीछे गया है वो और पीछे जाएगा। तो भविष्य का भारत कैसा हो, यहाँ पे रिसर्च हो, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो, यहाँ पे रोजगार हो। अब आप देखिए कि मोदी साहब ने क्या किया पिछले, अगर 10 साल का इनका लेखा जोखा हम देखें तो इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ जॉब हर साल देंगे। राजीव जी, इस वक्त 10 करोड़ लोग देश में ऐसे हैं जो ना तो उनके पास कोई नौकरी है, और जो नौकरी के लिए एलिजिबल है और वो नौकरी ढूंढ भी नहीं रहे। यानी 10 करोड़ की आबादी ऐसी है भारत में जिन्होंने नौकरी ढूंढना तक बंद कर दिया है। यही हाल स्किल इंडिया का है। तो युवाओं को लेके रोज पर्चे लीक होते हैं, रोज एग्जाम कैंसिल होते हैं,
तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो स्टैग्नेंट है, जिसको रोजगार देने चाहिए। अभी मैं डेटा पढ़ रहा था कि जो छोटे दुकानदार या छोटे बिजनेस हैं, ढाबे हैं या जनरल मर्चेंट की दुकान है, किराने की दुकान है, इनमें भी दो चार एम्प्लॉय होते हैं। उन सब में 6 से 8% की कमी आई है। सोचिए आप कि इतना बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी नौकरी जॉब्स नहीं दे पा रहा है। सैलरीड जॉब्स में कमी आई है, काम धंधों में कमी आई है। तो ये अब ये युवा जो है, अगर आप इसको रोजगार नहीं देंगे तो ये भारत आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो कांग्रेस पार्टी को या इंडिया गठबंधन को बहुत ही फर्म पॉलिसी लानी चाहिए। विदेशों में स्टडी करें कि अप्रेंटिसशिप सिस्टम कैसा है, अप्रेंटिसशिप एक्ट में परिवर्तन लाना चाहिए। ये नेहरू के समय एक्ट बना था राजीव जी, अप्रेंटिसशिप एक्ट। अब उसमें परिवर्तन लाने की बात हो रही है। हो सकता है कांग्रेस इसमें कुछ लेकर आए कि जिसमें युवाओं को स्टाइपेंड भी मिले और कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस मिले। नौकरी एक्सपीरियंस में मिलती है राजीव जी, सिर्फ एजुकेशन में नहीं मिलती है। आपके सामने भी अगर कोई व्यक्ति आता है, चाहे वो पत्रकार हो या ग्राफिक आर्टिस्ट हो या वीडियो एडिटर हो, और उसने बहुत अच्छी जगह कोर्स किया हुआ है, और एक कैंडिडेट आता है जिसने कोर्स बहुत अच्छी जगह से नहीं किया लेकिन उसको 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो जाहिर सी बात है कि आप तजुर्बे वाले बच्चे को लेंगे। तो एक्सपीरियंस वर्कफोर्स कैसे बने हमारे देश में, वो मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है इस तरफ ध्यान देगी। ये इलेक्शन राजीव जी युवा तय करेंगे। इसलिए आप देखिए कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की सभाओं में युवाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत साफ संकेत दे रहा है कि युवा क्या चाह रहा है जी। और राहुल गांधी उसको अभी तक एड्रेस करने में कामयाब हो गए, लेकिन अब सिर्फ उनको युवाओं को एड्रेस नहीं करना, उनको डेफिनेट प्रोग्राम देना है कि ये एक्ट में परिवर्तन लाएंगे, पेपर लीक होने पे ये कॉम्पनसेशन मिलेगा, नौकरियां इतनी होंगी, बैकलॉग इतना होगा, कवर होगा, आरक्षण के कितने टाइम लिमिट के दौरान बैकलॉग खत्म किया जाएगा। बहुत डेफिनेट स्पेसिफिक प्रोग्राम लेकर आना होगा अगले 1 साल का। 1 साल के अंदर ये सारा बैकलॉग हम खत्म करेंगे, आरक्षण का और जो गवर्नमेंट की वैकेंसीज हैं उनका, और नई जॉब्स क्रिएट करेंगे, अप्रेंटिसशिप क्रिएट करेंगे, स्टाइपेंड देंगे। ये सारी चीजें वो उनको लानी पड़ेंगी। तो 2 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे मैं रिपीट कर रहा हूं कि भारत का लोकतंत्र कैसा हो और भारत का भविष्य कैसा हो युवाओं को लेकर, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी को प्रोग्राम लाना चाहिए राजीव जी। जी बिल्कुल। भारत को, और ये कांग्रेस पार्टी नहीं, अब तो इंडिया गठबंधन और लगातार कोशिशें एक दूसरी दिशा में जाती हुई, और उस कोशिश में राहुल गांधी बहुत हद तक यहां सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और खासकर उत्तर प्रदेश से जब ये यात्रा बाहर निकली है, उत्तर प्रदेश से ही जुड़े हुए हैं हमारे साथी सुनील शुक्ला जी। सुनील जी, आपसे समझना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की ये जो यात्रा थी, कितनी इसको कहें फ्रूटफुल रही ये यात्रा, एक बात। दूसरी बात, क्या यहां से कोई ऐसा संदेश देने में राहुल गांधी कामयाब हुए जहां से ये देखा जाए कि इंडिया गठबंधन की मजबूती दिखाई देती है? और क्या यहां, क्योंकि आगरा में अखिलेश यादव भी इस यात्रा में जुड़े थे, तो क्या यहां अखिलेश यादव का भी उत्साह जो है उसमें बढ़ोतरी दिखाई दे रही है? क्या कुछ देखते हैं? धन्यवाद राजीव जी। राहुल गांधी की नया यात्रा जब बिहार से उत्तर प्रदेश में प्रवेश की और जब यह अपनी यात्रा पूरी करके आगरा से बाहर निकल गई, इस दौरान इस यात्रा की जो गहनता थी, प्रभाव था, असर था, वो बढ़ता गया। चंदौली जिले में, बनारस में, इलाहाबाद में, इन जिलों में इंडिया गठबंधन कहीं दिख नहीं रहा था। लेकिन आज जैसे जैसे यात्रा रायबरेली और मेठी के आगे बढ़ती गई, वहां इंडिया दल समूह दिखाई पड़ने लगा। यह इस यात्रा का एक बड़ी उपलब्धि थी। इसी यात्रा के दौरान जो दोनों प्रमुख दल हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इन दोनों के बीच सीट शेयरिंग का भी अनाउंसमेंट हुआ। यह एक यात्रा का और भी राजनीतिक परिणाम था। ये
राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान जिस तरीके से युवाओं के साथ संवाद कायम किया, चाहे वो बनारस रहा हो, चाहे वो इलाहाबाद प्रयागराज रहा हो, यह इस यात्रा की उल्लेखनीय उपलब्धि रही। एक जो युवाओं से जुड़े हुए सवाल थे, राहुल गांधी ने उन्हीं विषयों पर अपने आप को केंद्रित किया, चाहे वह पेपर लीक का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला रहा हो, चाहे विभिन्न नियुक्तियों में आरक्षण के बारे में जो आरोप लगते रहे हों, चाहे नए विज्ञापन न आने का सवाल हो, जितने मुद्दे थे उन सभी मुद्दों को राहुल गांधी ने उठाया और अपनी तरफ से नहीं उठाया, बल्कि उन्हीं युवाओं से बात करके उनके मुंह से बातें कही। इसके बाद उन्होंने लोगों को यह आश्वासन देते हुए दिखाई पड़े कि इंडिया दल समूह इन सभी विषयों के ऊपर अपने आप को केंद्रित करेगा और एक योजनाबद्ध तरीके से, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नौकरी लोगों को रोजगार देने का प्रयास करेगा। किसानों की बात उन्होंने उठाई, क्योंकि किसानों के भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसानों की बड़ी समस्या है, उनसे भी उन्होंने अपने आप को जोड़ने का प्रयास किया। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाते जाते अब उन्होंने अपने आप को किसानों के मुद्दे पर केंद्रित किया और जो एमएसपी का मुद्दा था उसको उन्होंने साफ साफ उस इलाके में कहा कि इंडिया दल समूह सत्ता में आने पर उसको कानूनी दर्जा देगा। तो युवाओं का मामला हो या किसानों का मामला हो, उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के भी सवाल उठाए और जो विभिन्न दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ, उनकी भी चर्चा की और उनके प्रति सरकार का जो रवैया रहा है उसकी तीखी आलोचना भी की। जिस बड़े पैमाने पर लोगों ने उनके यात्रा में शामिल होने की कोशिश की,